हेलो एवरीवन। वेलकम टू केमोफोबिया, केमिस्ट्री का डर कम करने वाला चैनल। आज हम क्या सीखेंगे? केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर शुरू करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग बेसिकली ये आपको बताता है, ये दो एटम है या तीन एटम है, इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम बहुत बेसिक से बहुत एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। तो जब भी आप चैप्टर का नाम सुनते हो केमिकल बॉन्डिंग एंड देन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तभी तो मॉलिक्यूल बनेगा। सो केमिकल बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड क्या है, या फिर सिंपली पूछूं तो केमिकल बॉन्ड क्या है, और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता कैसे है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो अब बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए डेफिनेटली हमें एटम्स चाहिए होंगे, जिन दोनों, मान लेते दो एटम एटलीस्ट चाहिए होंगे। एक एटम तो बॉन्ड नहीं बना पाएगा ना, एटलीस्ट दो एटम आपको चाहिए होगा टू मेक अ बॉन्ड। तीन एटम भी आपस में बॉन्ड बना सकता है, पर बॉन्ड दो एटम के बीच में फॉर्म होता है। तो जब दो एटम आपके पास है, दो एटम बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, पर क्यों बनाएगा? बॉन्ड बनने के लिए क्या, दे मस्ट कम क्लोजर, इनको पास आना चाहिए, तो पास क्यों आएगा? और पास आ भी गया बिकॉज ऑफ देयर मोशन। उसके बाद बॉन्ड क्यों बनाएगा? बॉन्ड है क्या चीज? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो इसके लिए हमें एटॉमिक मॉडल को वापस एक बार रिकैप करना है। एटॉमिक मॉडल मतलब एक एटम कैसे दिखता है। एक एटम के सेंटर पे एक न्यूक्लियस होता है, और उसके जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं, बहुत सारे शेल्स हैं, मैं आउटर मोस्ट शेल्स जस्ट शो कर रहा हूँ। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल्स में ऐसे मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे रैंडमली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में दे रहा हूँ। अब जो आउटर मोस्ट शेल है, यही शेल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि ये जो शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, ये सबसे बाहर होते हैं, और दे आर एक्चुअली सबसे बाहर है। जब किसी के साथ बॉन्ड बनाना होगा तो यही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा। अभी तक आंसर मैंने इस बात का नहीं दिया कि बॉन्ड क्यों बनेगा। ओके, तो ये एक एटम है, मान लो एटम ए। एक और एटम लेते हैं, एटम बी। और इस एटम बी का भी न्यूक्लियस सेंटर पे प्रेजेंट है, और इसमें भी अपना क्या है, सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये एटम बी। अब ये दोनों एटम अपने आप तो पास आएगा नहीं। तो दोनों एटम को जब एक दूसरे के पास लाया जाएगा, कैसे लाया जाएगा? जैसे मान लेते आपके पास हाइड्रोजन है, आपके पास सीएल है। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सीएल मॉलिक्यूल, या हाइड्रोजन एटम सीएल एटम, कहीं पे भी हो सकते हैं। जब भी ये किसी भी कारण से पास आए, आप लाओ या कोई अपने मूवमेंट के कारण पास आए, ठीक है, किसी भी कारण से जब ये पास आएगा, देन हाइड्रोजन और सीएल के बीच में सिंपली यहाँ पे ए और बी के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब क्वेश्चन है, ठीक है, इनको हमने थोड़ा बहुत पास ला भी लिया थोड़ा बहुत पास। ओके, अब थोड़ा बहुत पास आने से ये बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों करता है? ये बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों करता है? बॉन्ड बनाता क्यों है? बॉन्ड होता क्या चीज, समझाता हूं। जब ये थोड़ा बहुत पास आ गया, बिकॉज ऑफ दैट मोशन, बिकॉज ऑफ आपने ऐसा किया हो, बिकॉज ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल फैक्टर, जब ये पास आ गए ए और बी, तो जो ए का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को तो खींचता ही। आपने ये भी पढ़ा, इस न्यूक्लियस के पास होता है अपना एक जेड इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सेम इस न्यूक्लियस के पास भी अपना एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो जो ये न्यूक्लियस है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को खींचने के साथ साथ इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास खींच सकता, बिकॉज ऑफ इट्स अपना जेड इफेक्टिव। सिमिलरली ये जो न्यूक्लियस है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को तो खींचता ही है अपने पास, एट द सेम टाइम इसके इलेक्ट्रॉन को भी खींच सकता है, क्योंकि अब ये बहुत दूर नहीं है, ये बहुत पास पास है। तो बिकॉज ऑफ इसका जेड इफेक्टिव एंड इसका जेड इफेक्टिव, क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और ये भी अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसके इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा। तो ए एटम अपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के थ्रू बी के इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, और बी एटम अपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के थ्रू ए के इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। बिकॉज ऑफ दिस ये और पास आता जाएगा। जब ये और पास आता गया, इसका मतलब क्या एक दूसरे में घुस जाएगा? बिल्कुल नहीं। इतना पास मान लो कि आता गया, बस। मतलब ये ए एटम और बी एटम और पास नहीं आने वाले। ऐसा क्यों? देखो समझो, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो ए एटम का इलेक्ट्रॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन है जो बी एटम के इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चार्ज नेगेटिव होते हैं, तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन शुरू हो जाता है। जब दूर है, जब इस तरीके से दो एटम दूर है, थोड़ा सा दूर है, तो इनके न्यूक्लियस अपने इफेक्टिव न्यूक्लियस के साथ क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचता है। और जब इसके इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन पूरे एटम को साथ लेके आ जाता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस को अपने पास, न्यूक्लियस और एटम में, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कनेक्टेड है, न्यूक्लियस इसको खींचता है, तो ये पूरा सिस्टम ही इस तरफ मूव करने लगता है।
बट जब ये मूव करेगा तो मूव करते करते एक और फोर्स क्रिएट होगा जो कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सिव फोर्स। तो ये न्यूक्लियस अपने लालच के कारण इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास खींच रहा है, पर इलेक्ट्रॉन क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन बोल रहे भाई ज्यादा मत खींच, बिकॉज हमारे बीच में रिपल्शन भी होता है, बिकॉज हम दोनों का चार्ज नेगेटिव है। तो ये पास आएगा आएगा एक सर्टेन लिमिट तक पास आ पाएगा, उसके बाद रिपल्शन इतना बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन के बीच में तो ये और पास नहीं आ पाएगा दो एटम। सिमिलरली न्यूक्लियस का चार्ज भी तो पॉजिटिव है, तो ये न्यूक्लियस जब दूसरे एटम को अपने पास खींचेगा यार इलेक्ट्रॉन के खींचने के थ्रू, तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस भी तो पास आ रहे हैं, तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस में भी तो रिपल्शन होगा। तो इस रिपल्शन के कारण भी एक सर्टेन डिस्टेंस तक पास आएगा, उसके बाद पास आना बंद हो जाएगा। जब पास आना बंद हो जाएगा तो इस एरिया पे हम ऐसा बोलेंगे ये दो एटम जो है इस रीजन पे एक बॉन्ड फॉर्म किया है, बॉन्ड गेट्स फॉर्म्ड। ठीक है, अब बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो गया? देखो ये दोनों एक दूसरे के पास क्यों आया? बिकॉज इस न्यूक्लियस का अपना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था, इस न्यूक्लियस का अपना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था, तो ये एक दूसरे को पास खींच रहे थे। बिकॉज ऑफ दिस एक सर्टेन डिस्टेंस पे आने के बाद क्या हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनके बीच में रिपल्शन शुरू हुआ, न्यूक्लियस के बीच में भी रिपल्शन शुरू हुआ, तो और पास आना बंद हो गया। अब होगा क्या, ये जो सेंटर इस जगह पे जो एटम ए के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से और एटम बी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ये अपने आप को एनालाइज करेगा। क्योंकि देखो कोई भी जो सिंगल एटम होता है इसके पास एक सर्टेन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, पर हर एक एटम का सपना होता है ये कुछ भी करके अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक नोबेल गैस के वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जितना हो, मतलब सिंपली बोलूं तो ऑक्टेट फुलफिल करे, ऑक्टेट फुलफिलमेंट करना चाहता है। कुछ स्पीशीज है जो बस डबलेट चाहता है क्योंकि वो हीलियम का कन्फिगरेशन गेन करना चाहता है। अदरवाइज मैक्सिमम एटम का मकसद क्या होता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन करके मैं क्या कर दूं, मेरा ऑक्टेट फुलफिलमेंट पूरा करे। तो एक आइडिया मैं आपको देता हूं, जैसे मान लेते हैं ये जो बी एटम है, बी एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5, तो और कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए? 3, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन में भी इससे ये ले लेते हैं। मैं अभी टाइप ऑफ बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं, बस मैं आइडिया दे रहा हूं बॉन्ड फॉर्मेशन होता कैसे। तो बी को पता है मेरे पास है 5 इलेक्ट्रॉन, अब मैं क्या करूंगा, मेरा न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा और 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ पे मेरा ऑक्टेट फुलफिलमेंट हो जाएगा। तो काइंड ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है इस तरीके से ए के इलेक्ट्रॉन्स बी के न्यूक्लियस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अब ए क्या बोल रहा है, भाई मेरे वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो मुझे और 4 चाहिए होंगे, तो मैं क्या करूं, मैं तेरे इलेक्ट्रॉन्स को 1 2 3 4 तेरे इलेक्ट्रॉन्स को मैं अपने पास खींचूंगा, और जब खींचूंगा तो मेरा भी ऑक्टेट फुलफिलमेंट हो जाएगा। तो तू भी खुश, मैं भी खुश, तुझे भी तेरा भी ऑक्टेट फुलफिलमेंट हो गया, मेरे भी ऑक्टेट फुलफिलमेंट हो गया जब हम पास आए। तो इसीलिए टू फुलफिल दैट ऑक्टेट दे आर कमिंग क्लोजर एंड डेफिनेटली, मतलब यहाँ पे दो चीजें हो रही है। पास आने का कारण क्या है? पास आने का कारण है हर एक न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के थ्रू एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचना। ठीक है, एक सर्टेन डिस्टेंस पे पास आ गया कि वो और पास नहीं आ पाएगा, तो और पास आने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन या न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन हो जाएगा। डन। अब जब इतने पास आ गए, अब इनको लगा चलो पास इतने आ ही गए तो अपना ऑक्टेट फुलफिलमेंट भी कर लेते हैं। जब ऑक्टेट फुलफिलमेंट होगा तो इस जगह पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे कि ये कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरफ भेज रहा है, ये कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरफ भेज रहा है, तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। और जहां पे भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वहां पे बॉन्ड गेट्स फॉर्म्ड, वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया पूरा प्रोसेस। तो पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के थ्रू एटम पास आएगा, एटम पास आएगा तो अब हर एक एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लगेगा अरे मुझे तो ऑक्टेट फुलफिल होना है, तो ऑक्टेट फुलफिलमेंट के लिए एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ये इसको शेयर कर रहे हैं, कुछ इसको शेयर कर रहे हैं, और जब शेयरिंग हो रही है उसी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। जब भी यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा हम ये बोलेंगे दो एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है, क्योंकि शेयरिंग हो रही है और शेयरिंग से दोनों, ये भी खुश है ये भी खुश है, इसका भी ऑक्टेट फुलफिलमेंट हो चुका है और इसका भी ऑक्टेट फुलफिलमेंट हो चुका है। तो अब दोनों एक दूसरे से अलग नहीं जाएगा, अब दोनों एक साथ बाइंड हो चुके हैं। अब बोलेंगे हम क्यों जाए एक दूसरे को छोड़ के, इसलिए नहीं जाएंगे कि मैं भी खुश हूं मैं भी खुश हूं, हम दोनों एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, दैट्स ऑल। समझ में आ गया? दिस इज हाउ अ बॉन्ड फॉर्मेशन ऑकर्स। डन।
अब ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब होता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो इस पर्टिकुलर केस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से होता है उसके बेस पे हम बॉन्ड के टाइप्स को भी डिसाइड कर सकते हैं। थोड़ा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होता है तो उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। अगर हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, अनइक्वल होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। पर होगा तीनों केस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही, और शेयरिंग क्यों होगा? ताकि एक एटम दूसरे एटम एक एक दूसरे के जो इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर पाए, ऑक्टेट फुलफिलमेंट पूरा कर पाए। और जब दोनों का ऑक्टेट फुलफिलमेंट पूरा होगा, दोनों एक साथ होंगे तो आप बोलेंगे ए और बी के बीच में बॉन्ड बन चुका है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब इसी बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा था, ए और बी एक दूसरे के पास आ रहा था, फिर एक डिस्टेंस पे आके रुक गया एंड देन बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब इसी को पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से हम ड्रॉ दिखाना चाहेंगे। ठीक है, समझना चाहेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग डायग्राम है ये। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है उसके लिए ये जो वाई एक्सिस है इसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, और जो एक्स एक्सिस है इसको हम डिस्टेंस बिटवीन एटम, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स बोलते हैं, जिसको आर बोल दो। डन। अब सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले जो दो एटम ए और एटम बी ये पास होते हैं दूर होते हैं, डेफिनेटली दूर दूर होते हैं। तो मान लेते हैं बहुत दूर है ये, अच्छा खासा दूर है, बहुत मतलब अच्छा खासा दूर है। तो ये मान लो एटम ए है, इसका न्यूक्लियस, और ये मान लो एटम बी है, इसका न्यूक्लियस, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है पहले अच्छा खासा है। तो ये जो आर है ये बेसिकली दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस है, एटम के बीच का डिस्टेंस मतलब दो न्यूक्लियस का जो बीच है इसका बीच का डिस्टेंस। तो ये आर है, अगर आर का वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस है अगर बहुत ज्यादा है, तो इनके पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा या कम होगा? अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? देखो, दो तरीके का एनर्जी होता है, एक काइनेटिक, दूसरा पोटेंशियल। हम यहाँ पे ग्रेविटी वेविटी की बात नहीं कर रहे, बस दो स्पीशीज के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एटम्स दे आर मूव एट देयर ओन प्लेस, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं। जब इनका डिस्टेंस चेंज होगा तो इनके पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होंगे। ठीक है, अब होता क्या है, जब दोनों एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट खींचता है अपने पास, तो इनका पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम स्टेबलाइज होता है, अट्रैक्शन से सिस्टम स्टेबलाइज होता है, तो इनके पोटेंशियल एनर्जी कम होता है। पर जब दो एटम एक दूसरे को रिपेल करेगा तो इनके पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा मैं लिख दो, इफ अट्रैक्शन ऑकर्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम होगा, और अगर रिपल्शन हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि अट्रैक्शन होने से सिस्टम स्टेबलाइज होता है, सिस्टम स्टेबलाइज होता है तो एनर्जी कम होती है, रिपल्शन होता है तो एनर्जी ज्यादा होती है। आई थिंक आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम से ये कंसेप्ट याद होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने ये चीजें सीखा था। ठीक है, तो सबसे पहले जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इन दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मान लो डिस्टेंस इतना है, ठीक है, तो अच्छा खासा डिस्टेंस है, तो इन दोनों में ऐसा हम बोल नहीं पाएंगे बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं होगा। इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, उसके कारण ये इसके इलेक्ट्रॉन को और ये इसके इलेक्ट्रॉन को थोड़ा बहुत ही सही, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, पर थोड़ा बहुत ही सही खींच तो पाएगा ना। तो उसी अट्रैक्शन के कारण इनका जो पोटेंशियल एनर्जी है क्या होता है, बहुत कम होता है। अब अगर आप ढंग से देखो, अब मैंने पोटेंशियल एनर्जी को इस तरीके से ड्रॉ किया कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा, और नीचे है तो नेगेटिव होगा। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मतलब मोस्टली कम पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू। तो जब अट्रैक्शन कम है या फिर जब अट्रैक्शन है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, जब रिपल्शन शुरू होगा तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव सेंस में जाएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अगर इस केस में अगर मान लेते दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता तो क्या होता, तो इन दोनों में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, अट्रैक्शन कम होता। डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता तो अट्रैक्शन कम होता, अट्रैक्शन ज्यादा होने से पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। अट्रैक्शन अगर कम है मतलब पोटेंशियल एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा है, मतलब जितना अट्रैक्शन बढ़ेगा उतना पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा। अगर अट्रैक्शन ज्यादा है नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम तो नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी ठीक ठाक है।
तो ठीक ठाक पोटेंशियल एनर्जी को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ। तो ये जो डिस्टेंस है, मान लो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है, तो आर डिस्टेंस पे, या मान लेते आर वन डिस्टेंस पे, इनका बीच का डिस्टेंस कितना है, आर वन है, आर वन डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है वो इतना है। अब मैंने क्या किया, डिस्टेंस को आर वन से कम करके आर टू कर दिया, मतलब इनको थोड़ा पास ला लिया। जब पास ला लिया तो अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ा बहुत अपने पास अट्रैक्ट कर पाएगा, और ये भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, मतलब अट्रैक्शन इन दोनों एटम के बीच में बढ़ गया है। अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा, अब डिस्टेंस मान लेते आर टू है, तो जब भी अट्रैक्शन बढ़ गया है आप दोनों का, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। कम होगा मतलब पहले यहाँ पे इतना पोटेंशियल एनर्जी था, अभी कम होके इतना हो गया, तो लेट्स टेक इट, ये मान लो पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू है। ठीक है, थोड़ा सा और मैं यहाँ पे रखता हूँ। अब मान लो डिस्टेंस मैंने और कम कर दिया, तो अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा, और अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो अब डिस्टेंस कितना है इन दोनों का, आर थ्री। डिस्टेंस और कम कर दिया तो अट्रैक्शन और बढ़ गया, तो ये आर थ्री डिस्टेंस। तो यहाँ पे मान लेते, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो गया। अब मैंने डिस्टेंस और कम कर दिया, और इतना कम कर दिया कि ये इससे ज्यादा क्लोज और आ नहीं जाएगा। इतना डिस्टेंस मैंने कर दिया इन दोनों के बीच में, दोनों एटम के बीच में। ठीक है, जब इतना डिस्टेंस कर दिया, नाउ इनका अट्रैक्शन मैक्सिमम है, तो ऐसे करके मैक्सिमम डिस्टेंस है। ठीक है, तो मान लेते यहाँ पे हो गया वैल्यू, और यू आर गेटिंग आर फोर। तो आर फोर डिस्टेंस बेसिकली जो है, आर फोर डिस्टेंस में मतलब अब दोनों न्यूक्लियस के बीच का, दोनों एटम के बीच का जो डिस्टेंस है, ये आर फोर। इस आर फोर डिस्टेंस में क्या है, अट्रैक्शन मैक्सिमम है। अब अगर आपने बदमाशी की मतलब अगर आपने और डिस्टेंस कम की करने की कोशिश किया तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में भी रिपल्शन हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये एक परफेक्ट डिस्टेंस है जहां पे दोनों एटम एक दूसरे के साथ खुश है, ना अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, आर फोर वो डिस्टेंस है, एट दिस डिस्टेंस attraction and repulsion, or attractive and repulsive force counterbalancing each other, or counterbalancing each other, और इसी डिस्टेंस पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ऑलराइट, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑकर्स, इसी डिस्टेंस पे क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ऑलराइट, तो अब आर, ये दोनों के डिस्टेंस बीच का आर फोर है, ऐसा हो गया। अब मान लो ये हो गया, और अपने ये दोनों एटम एक दूसरे के और पास आना नहीं चाहेगा, पर मान लो एटम तो नहीं चाहता है पास आना, पर आप जबरदस्ती इनको पास लाने की कोशिश करोगे, तो आप क्या कर रहे हो, जबरदस्ती इनको पास लाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब डिस्टेंस को और कम करने की कोशिश कर रहे हो, वो भी जबरदस्ती। एटम नहीं चाहेगा, एटम और अट्रैक्ट नहीं करेगा, बिकॉज इस डिस्टेंस में अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स एक दूसरे को मिनिमाइज कर चुका है, काउंटर बैलेंस कर चुका है। जितना अट्रैक्शन उतना ही रिपल्शन, तो और पास आना बंद हो गया है। पर अगर आपने जबरदस्ती इनको पास लाने की कोशिश की तो क्या होगा, अगर आपने जबरदस्ती इनको पास लाया तो आपकी रिपल्सिव फोर्स प्रीडोमिनेंट हो जाएगा अट्रैक्टिव फोर्स से। उससे क्या होगा, इनका जो पोटेंशियल, क्योंकि रिपल्शन बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब अगर डिस्टेंस को आपने और थोड़ा कम किया, इससे और कम किया डिस्टेंस को, लेट मी हाईलाइट इन अ डिफरेंट कलर, और डिस्टेंस को अगर आपने कम किया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगा। तो अगर मैं सारे पॉइंट्स को जोड़ दूं, आई विल बी गेटिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ प्लॉट। ठीक है, इस तरीके का प्लॉट। और ये जो प्लॉट है, देखो मैंने इस ये डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या था, लोएस्ट था। क्यों, पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट तभी होगा जब अट्रैक्शन हाईएस्ट होगा। तो इस पॉइंट पे अट्रैक्शन एकदम अपने टॉप पे था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब भी और पास लाया हमने, डिस्टेंस को और कम किया, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा। फिर ऐसा होगा कि ये लाइन इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगा एक सर्टेन टाइम पे, पैरेलल टू, इट बिकम्स पैरेलल टू दिस पोटेंशियल एनर्जी एक्सिस, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद रिपल्शन इतना हो जाएगा कि और पास आना नहीं चाहेगा। पर फिर भी आपने अगर मान लो जबरदस्ती इनको पास लाने की कोशिश की, तो रिपल्शन मैक्सिमम होगा, रिपल्शन मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगा। क्रिस्टल क्लियर, आ गया समझ में। सो दिस इज हाउ द होल डायग्राम गेट्स जनरेटेड। अब
इस डायग्राम में हमें इस पॉइंट से मतलब है, इस डिस्टेंस से मतलब है, और यहाँ पे इससे मतलब है। ठीक है, कैसे? अगर आप देखो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसको बोलो या फिर इसको बोलो, एक ही बात है, डिस्टेंस की बात चल रही है। ये जो डिस्टेंस है, ये कौन सा डिस्टेंस है? ये वो डिस्टेंस है जहां पे दोनों एटम एक दूसरे के पास आके जुड़ता है और बॉन्ड बनाता है। ये वो डिस्टेंस जब ये दो एटम एक दूसरे के पास आके बॉन्ड बनाता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये वो डिस्टेंस है इन दोनों का जब एक दूसरे के साथ जुड़ता है और बॉन्ड बनाता है, जहां पे अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे के साथ प्रीडोमिनेट हो जाता है। उससे पहले अट्रैक्शन चलता था, अब इस डिस्टेंस पे अट्रैक्शन रिपल्शन इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो दिस ये जो डिस्टेंस है दोनों न्यूक्लियस के बीच का, इसी डिस्टेंस को हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं? तो बॉन्ड लेंथ का वैल्यू कितना है? यहाँ पे R4 है। ऑलराइट, ये जो डिस्टेंस है इसी को हम बोलेंगे जीरो से इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है जीरो से इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। और इस लेंथ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। तो ये जो डिस्टेंस है, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि जो वाई एक्सिस है ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड एनर्जी। मतलब जब इन दोनों एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है, तो कितने पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व है इस बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान? इतने पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व है। तो इसी पोटेंशियल एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, कि बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान इतने पोटेंशियल एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है। बॉन्ड एनर्जी के बारे में इसी चैप्टर में आगे और ज्यादा डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए समझ लो, इस लेंथ को बॉन्ड लेंथ, इस लेंथ को बॉन्ड एनर्जी हम बोलते हैं। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कभी। क्रिस्टल क्लियर? ग्रेट। एक क्वेश्चन है जो जेई में पुराने 2020 का क्वेश्चन है, लेट्स सॉल्व इट। द पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब दो हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम दो, जब इन दोनों को आप धीरे धीरे एक दूसरे के पास लाओगे, उसी की बात चलती है। ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर मतलब इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, जिसको मैं आर बोल रहा था, कि दो एटम के बीच का डिस्टेंस, जिसको मैं आर बोल रहा था। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बोलते हैं हम। तो कौन सा पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम करेक्ट है? ये करेक्ट है? एब्सोल्युटली नॉट। ये करेक्ट है? अरे हाँ, यही तो था। ये करेक्ट है? बिल्कुल नहीं। ये करेक्ट है? बिल्कुल नहीं। तो ये डायग्राम जो हमने ड्रॉ किया यही करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइन। सो इतना, ये तो बेसिक्स हो गए बॉन्ड फॉर्मेशन के। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं और उनमें आयनिक बॉन्ड का कैटेगराइजेशन कैसे होता है। एंड आगे और लेक्चर्स में कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, बाकी बॉन्ड्स को भी पढ़ेंगे। ओके, सो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।